Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सार्थक कोचिंग क्लासेस। सार्थक कोचिंग क्लासेस से मैं धर्मेंद्र सिंह भदौरिया आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3 भर्ती परीक्षा में जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे उससे संबंधित कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आज की वीडियो में कुल 30 प्रश्नों को रखा गया है। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक भर्ती के अलावा ये वीडियो आपको रीट और यूपी टेट में जो बाल विकास के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए भी बहुत ही उपयोगी साबित होगी। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है? ब्रूनर के द्वारा नहीं किया गया है, इनमें से कौन सी है? एक देखिए, प्रतिमा प्रतिनिधान, इंद्रिय गतिकाल, प्रतीकात्मक प्रतिनिधान या क्रियात्मक प्रतिनिधान। बताइए आंसर क्या होना चाहिए? तो इसमें इंद्रिय गतिकाल, इंद्रिय गतिकाल जो है वो ब्रूनर की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में सम्मिलित नहीं है। अगर हम इनकी एज की बात करें, ब्रूनर ने कौन कौन सी दी है? प्रतिमा प्रतिनिधान, इसकी एज मानी गई 1 से 6 वर्ष। प्रतीकात्मक प्रतिनिधान 7 वर्ष के बाद, 7 वर्ष के बाद। और क्रियात्मक प्रतिनिधान 0 से 1 वर्ष। 0 से कहें या जन्म से कहें, इसे जन्म से 1 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ब्रूनर ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की 3 महत्वपूर्ण अवस्थाओं की पहचान की। निम्नलिखित में से इन अवस्थाओं का सही क्रम कौन सा है? ए है संक्रियात्मक, अनुप्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक। बी है अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक या संक्रियात्मक। सी में दिया है प्रतीकात्मक, अनुप्रतीकात्मक और संक्रियात्मक। डी में है क्रियात्मक, प्रतीकात्मक या संक्रियात्मक। इसका आंसर हो जाएगा ए, संक्रियात्मक, अनुप्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रूनर ने अपना संज्ञान संबंधी अध्ययन सर्वप्रथम किस पर किया था? प्रोणों पर, विद्यालय जाने वाले बालकों पर, 3 साल के बालकों पर या किशोरों पर? तो ब्रूनर के द्वारा जो अपना सर्वप्रथम जो अध्ययन किया था ब्रूनर ने, वो किया था किस पे? प्रोणों पे। और प्रोणों के बाद में अगर हम बात करें तो इन्होंने किया था किस पर? विद्यालयी बालक पर, जो विद्यालय जाने वाले बालक पर, विद्यालयी बालक पर। उसके बाद इन्होंने अपना जो अध्ययन किया था वो किया था नवजात शिशु पर, नवजात शिशु पर। सबसे पहले किया था प्रोणों पे, इसलिए आंसर हो जाएगा प्रोणों पर। क्वेश्चन नंबर 4, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया है? ब्रूनर के द्वारा संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है या अवस्थाओं में विभाजित किया गया है? 3, 2, 4 या 5? तो ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास को कुल 3 अवस्थाओं में विभाजित किया है। कौन कौन से? क्रियात्मक, प्रतीकात्मक और अनुप्रतीकात्मक। अनुप्रतीकात्मक, ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका ए। क्वेश्चन नंबर 5, विकास के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? विकास के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो विकास का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा फ्रायड। फ्रायड ने ही सबसे पहले क्या दिया था? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्रायड के द्वारा सर्वप्रथम दिया गया था। अगर ऑप्शन में फ्रायड ना होता तो नव फ्रायडवादी इरिक्सन आ जाते। और इन्होंने ये सिद्धांत कब दिया था? तो दिया था 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मनोविश्लेषणवाद के जन्मदाता कौन है? मनोविश्लेषणवाद के जन्मदाता हैं कौन? सिगमंड फ्रायड,
अल्फ्रेड एडलर, कार्ल जी युंग या थॉर्नडाइक? तो मनोविश्लेषणवाद के जन्मदाता हैं वो कौन है? सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने चेतना की अवस्था भी बताई है। क्या बताई है? चेतना की अवस्था। चेतना की अवस्था कितनी बताई चेतना की अवस्था? इन्होंने 3, चेतन, अवचेतन और अर्धचेतन। और सिगमंड जो फ्रायड थे उन्होंने क्या किया था? चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया हुआ था इन्होंने। किसमें? चिकित्सा में। ये एक चिकित्सा शास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 7 निम्न में से कौन इड से ईगो तक परिवर्तन पर बल देता है? कौन इड से ईगो तक परिवर्तन पर बल देता है? जीन पियाजे, स्किनर, एरिक्सन या ब्रूनर? तो इसका आंसर हो जाएगा इरिक एरिक्सन। मूल रूप से फ्रायड के द्वारा यह काम किया गया था क्या? इड और ईगो। लेकिन फ्रायड ऑप्शन में ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आंसर क्या माना जाएगा? एरिक्सन। या ऐसे मान सकते हैं कि फ्रायड के द्वारा तो ये दिए गए थे, लेकिन इसको विकसित करने का कार्य जो करा, इसको विकास का श्रेय किसको जाता है? तो एरिक्सन को इसके विकास का श्रेय जाता है। विकास का श्रेय किसको जाता है? इरिक एरिक्सन को। किसको? इड से ईगो तक जो विकास का श्रेय जाता है वो किसको जाता है? इरिक एरिक्सन को। क्वेश्चन नंबर 8 एरिक्सन की मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में विकास की प्रक्रिया की अवस्थाएं हैं। 6, 7, 108 नहीं होगा, यहां पे कोई गड़बड़ हो गई, इस पे 8 होगा आंसर। सी ऑप्शन है 8 और 4। तो एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं बताएंगी? 8। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह विकास कौन सा है? संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह विकास कौन सा है? शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक या भाषा विकास? तो इसका आंसर हो जाएगा मानसिक विकास, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसके द्वारा? ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमें क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। और यह सबसे पहले हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है। कहां पहुंचता है? मस्तिष्क तक। मस्तिष्क तक पहुंचेगा। यही ज्ञान हमारे मानसिक विकास में क्या करता है? योगदान देता है। यही ज्ञान हमारे मानसिक विकास में योगदान देता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मानसिक विकास। क्वेश्चन नंबर 10 बालक की संज्ञानात्मक शक्तियां जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, विचार, चिंतन, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध किससे है? बालक की बताओ, मानसिक विकास से, शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से या उपयुक्त सभी से? इसका आंसर हो जाएगा मानसिक विकास से। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने चर्चा करी इसके बारे में। क्योंकि इन सभी का संबंध किससे होता है? इन सभी का संबंध होता है मानसिक विकास से। ये मानसिकता से संबंधित होते हैं। किससे? मानसिकता से। ये सभी मानसिकता से संबंधित होते हैं। जैसे क्या? संज्ञानात्मक वो कल्पना शक्ति, बुद्धि, विचार, निर्णय लेने की क्षमता आदि। इसका संबंध किससे होता है? मानसिकता से। क्वेश्चन नंबर 11 मानसिक विकास में प्रतिमानित अनुक्रियाएं निहित होती हैं। कौन कौन सी प्रतिमानित अनुक्रियाएं निहित होती हैं? संवेदना, प्रतिबोध, स्मृति का और उपयुक्त सभी। क्या होगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी का। ठीक है, आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्योंकि संवेदना क्या होता है? हमें ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त होती है, फिर उस चीज का हमें क्या होता है? बोध होता है, और फिर हम स्मरण करते हैं। इसलिए ये तीनों ही आंसर सही माने जाएंगे। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बालक के मानसिक विकास के साथ संबंधित नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। मानसिक क्रियाओं में तीव्रता, ये तो होता है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, ये भी होता है।
कल्पना की सजीवता में तीव्रता और दूसरों पर निर्भरता। तो इन दोनों में से ये सही है, ये नहीं होगा। दूसरों पर निर्भरता ये नहीं है, क्योंकि इन तीनों का क्या होता है, इनका संबंध हमारी मानसिकता से होता है। किससे होता है? मानसिकता से। लेकिन दूसरों पर निर्भरता, इससे मानसिकता पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरों पर निर्भरता, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, किस आयु काल में बालक का मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है? बढ़िया प्रश्न है ये। 5 से 10 वर्ष में, 10 से 15 वर्ष में, 15 से 20 वर्ष में, या 20 से 25 वर्ष में? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 से 20 वर्ष में। 15 से 20 वर्ष में बालक का जो मानसिक विकास होता है वो कहां हो जाता है? अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। क्योंकि 15 से 20 वर्ष में बालक का मानसिक विकास कैसा हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। मनोवैज्ञानिक रहे पियाजे और थॉर्नडाइक। पियाजे महोदय बताते हैं कि 15 से 16, कितना? 15 से 16 वर्ष की आयु में बालक का क्या होता है? पूर्ण विकास हो जाता है। 15 से 16 वर्ष की आयु में बालक का पूर्ण विकास हो जाता है। वहीं पे थॉर्नडाइक महोदय क्या बताते हैं कि लगभग 18 वर्ष की आयु तक, कितनी वर्ष की आयु तक? 18 वर्ष की आयु तक बालक का पूर्ण बौद्धिक विकास हो जाता है। 18 वर्ष की आयु तक। और अगर किसी मनोवैज्ञानिक का नाम ना आए, खाली ये पूछा जाए कि किस आयु में बालक का मानसिक विकास हो जाता है, तो 15 से 20। ध्यान रखना, 3 प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। पूछें कि पियाजे के अनुसार बालक का मानसिक विकास कब पूर्ण हो जाता है, तो 15 से 16 वर्ष में। और थॉर्नडाइक के अनुसार कब पूर्ण हो जाता है, तो 18 वर्ष की आयु में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, एक अध्यापक विद्यार्थियों के मानसिक विकास के स्तर का ज्ञान प्राप्त करके निम्न में से किसकी योजना नहीं बना सकता? पाठ्यक्रम, विषय वस्तु का चयन, शिक्षण विधियां, या शारीरिक विकास? बताइए क्या होना चाहिए आंसर? इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास। पाठ्यक्रम, देखो, एक अध्यापक विद्यार्थियों के मानसिक विकास के स्तर का ज्ञान प्राप्त करके पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकता है, विषय वस्तु का चयन कर सकता है, शिक्षण विधियों का चयन कर सकता है। क्या नहीं करेगा? शिक्षण, शारीरिक विकास नहीं की योजना नहीं बना सकता। इसका आंसर हो जाएगा डी, शारीरिक विकास। क्वेश्चन नंबर 15, मानसिक विकास का या के मानदंड हैं? मानसिक विकास के मानदंड हैं बुद्धि में वृद्धि, मानसिक क्रियाओं में वृद्धि, संकल्पनात्मक विकास, उपयुक्त सभी। बताइए क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मानसिक विकास मतलब बुद्धि में वृद्धि, मानसिक क्रियाओं में वृद्धि और संकल्पना का विकास, तीनों ही सही है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16, दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती, यह कथन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो श्रीमती हरलॉक के द्वारा कहा गया है यह कथन कि यद्यपि दो बालक समान नहीं होते हैं, लेकिन प्रत्येक बालक की जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। क्योंकि बालकों में जो निश्चित रूप से भिन्नता पाई जाती है, और एक बालक दूसरे से कैसा होता है? भिन्न होता है। कैसे भिन्न हो सकता है? अनुभव के आधार पर, अनुभव के आधार पर, बौद्धिक क्षमता के आधार पर, बौद्धिक क्षमता के आधार पर, और व्यवहार के आधार पर। व्यवहार के आधार पर, इसके आधार पर क्या हो सकता है? प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न हो सकता है। तो यह परिभाषा किसने दी है? श्रीमती हरलॉक ने। क्वेश्चन नंबर 17, शैशव अवस्था में बालक के मानसिक विकास की गति निर्भर करती है। शैशव अवस्था में बालक के विकास की गति निर्भर करती है किस पे? बालक के विकास के ढंग पर। सही बात है। परिवेश की परिस्थितियां, ये भी सही है। आंसर होगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 18, जन्म के समय बच्चे में संवेग होता है, नहीं होता है, स्पष्ट नहीं है, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होना चाहिए आंसर? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। जन्म के समय बच्चे में संवेग नहीं होता है, ध्यान रखना। जन्म के समय, देखो, जन्म के समय बालक में कोई संवेग नहीं पाया जाता है, कोई भी संवेग नहीं होता है जन्म के समय। लेकिन
जन्म के बाद उसमें संवेग क्या हो जाता है, शुरू हो जाते हैं जन्म के बाद। अब ये बात कर रहे हैं जन्म के समय, जन्म के समय, तो कोई संवेग जन्म के समय नहीं पाया जाता है, जन्म के बाद उसमें संवेग की शुरुआत होती है। एक मनोवैज्ञानिक हुए ब्रिजेश, ब्रिजेश नहीं है ब्रिजेश, इनके अनुसार जन्म के तुरंत बाद उत्तेजना नामक संवेग उत्पन्न होता है, उत्तेजना। और 2 वर्ष की आयु तक सभी संवेग विकसित हो जाते हैं बालक में, 2 वर्ष की आयु तक सभी प्रकार के संवेग विकसित हो जाते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। जन्म के समय कोई संवेग नहीं पाया जाता है। ब्रजेश महोदय के अनुसार जन्म के बाद उत्तेजना नामक संवेग उत्पन्न होता है और 2 वर्ष की आयु तक सभी प्रकार के संवेग बालक में विकसित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शैशवावस्था में विकसित संवेगों की अभिव्यक्ति होती है। शैशव अवस्था में विकसित संवेगों की अभिव्यक्ति होती है, मतलब शैशव अवस्था के बाद संवेग कौन सी अवस्था में विकसित हो पाते हैं, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या सभी अवस्थाओं में? नहीं, बाल्यावस्था इसका आंसर होगा, क्योंकि शैशव अवस्था के अंदर जो संवेग पैदा होंगे, इन संवेगों को बालक बाल्यावस्था में प्रकट करता है। कहां प्रकट करता है? बाल्यावस्था में प्रकट करेगा, बाल्यावस्था में प्रकट करेगा। शैशव अवस्था में जो संवेग उत्पन्न होते हैं उनको कहां प्रकट करेगा? बाल्यावस्था में। क्वेश्चन नंबर 20, मनोवैज्ञानिक प्रमुख रूप से संवेग मानते हैं। मनोवैज्ञानिक प्रमुख रूप से कितने संवेग मानते हैं? तो 3। कौन कौन से बताइए, कौन से होने चाहिए? शैशवावस्था से संबंधित 3 प्रमुख रूप से, देखो मनोवैज्ञानिक प्रमुख रूप से संवेग मानते हैं, वो है 3। संवेग वैसे 14 होते हैं, 14 ही मूल प्रवृत्ति होती हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक प्रमुख रूप से कितने मानते हैं? तो 3। और कौन सी अवस्था में मानते हैं ये? शैशव अवस्था में। ध्यान रखना, शैशव अवस्था में 3 ही संवेग होते हैं बच्चे में। शैशव अवस्था में कौन कौन से? प्रेम, भय और क्रोध। ठीक, नेक्स्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए 3। क्वेश्चन नंबर 21, ब्रिज या ब्रिजेज, ब्रिज या ब्रजेज, ब्रजेज, ब्रिजेश नहीं है जी, ब्रिजेज के अनुसार 3 वर्ष का शिशु खुश होता है, गुस्सा करता है, यह क्या है? सामान्य व्यवहार, सामाजिक व्यवहार, आक्रामक व्यवहार और सामवेगिक होगा ये, और सामवेगिक व्यवहार। तो इसका आंसर हो जाएगा सामवेगिक व्यवहार। ब्रजेज के अनुसार बच्चा क्या करता है? संवेगात्मक व्यवहार प्रदर्शित करता है 3 वर्ष की आयु में। क्वेश्चन नंबर 22, संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था पर होता है? बाल्यावस्था, शैशव अवस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था, क्योंकि किशोरावस्था में संवेग एक शक्ति या पावर के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में? एक शक्ति या पावर के रूप में, एक शक्ति के रूप में कार्य करती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? संवेगों की परिपक्वता का काल भी कहा जाता है। किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? संवेगों की परिपक्वता का काल, संवेगों की परिपक्वता का काल, संघर्ष और तूफान का काल, संघर्ष और तूफान का काल, और इसे क्या कहा जाता है? जीवन का शक्तिशाली काल, जीवन का शक्तिशाली काल भी इसे कहा जाता है, और इसे जीवन का शक्तिशाली काल भी माना जाता है। देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 23, शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार दुलार से किस संवेग की उत्पत्ति होती है? भय, क्रोध, आक्रामकता। और जब प्रेम या दुलार, लाड़ प्यार होगा तो क्या उत्पन्न होगा? अनुराग। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, अनुराग। क्वेश्चन नंबर 24, मैकडूगल के अनुसार संवेगों की संख्या कितनी है? मैकडूगल ने कुल कितने संवेग बताए हैं? 14, और इनके द्वारा जो 14 ही मूल प्रवृत्ति बताई गई है। 14 क्या बताई गई है? मूल प्रवृत्ति। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, 14। क्वेश्चन नंबर 25, मैकडूगल के अनुसार
या मैकडूगल के सिद्धांत के अनुसार मूल प्रवृत्ति और संवेग का जोड़ा सही है। इनमें 3 गलत हैं, 1 सही है। तो देखिए, हास्य, मनोरंजन, ये बिल्कुल सही है। हास्य में क्या होता है? मनोरंजन। जिज्ञासा, प्रेम, ये गलत है, क्योंकि जिज्ञासा में क्या होता है? आश्चर्य होता है, प्रेम नहीं होता है। जिज्ञासा में आश्चर्य होता है। निर्माण, भूख, तो ये भूख तो सही है, इधर निर्माण ये गलत है। इधर क्या होगा? भोजनान्वेषण। क्या होगा? भोजनान्वेषण। भोजनान्वेषण। चौथा दिया है पलायन और हवस, तो पलायन तो सही है, ये सही है, लेकिन हवस ये गलत है। पलायन में क्या होगा? पलायन में भय होगा। ठीक है, तो इसका आंसर सही क्या माना जाएगा? इसका आंसर माना जाएगा हास्य और मनोरंजन, ये सही जोड़ा है, बाकी तीनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 26, बालक के विकास की वह कौन सी अवस्था है जिसमें उसके संवेगात्मक व्यवहार में आंधी और तूफान सी गति होती है? आंधी और तूफान का कालम पढ़ चुके हैं, शैशव अवस्था, तो इसका आंसर हो जाएगा सॉरी किशोरावस्था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। क्वेश्चन नंबर 27, एंड्रोसिन ग्रंथियों की परिपक्वता बालक के किस प्रकार के व्यवहार का निर्माण करती है? परिपक्व मानसिक व्यवहार, परिपक्व शारीरिक विकास, परिपक्व संवेगात्मक व्यवहार, या उपयुक्त सभी? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा परिपक्व संवेगात्मक व्यवहार, एंड्रोसिन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? परिपक्व संवेगात्मक व्यवहार, क्योंकि जो एंड्रोसिन जो ग्रंथि होती है, कौन सी? एंड्रोसिन ग्रंथि। एंड्रोसिन ग्रंथि ये बालकों की परिपक्वता के लिए जिम्मेदार होती है। किसके लिए? परिपक्वता के लिए जिम्मेदार होती है। ये बालकों की परिपक्वता के लिए जिम्मेदार होती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है संवेगात्मक व्यवहार पर। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, परिपक्व संवेगात्मक व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 28, शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार से किस प्रकार के संवेग की उत्पत्ति होती है? भय, अनुराग, आक्रामक और क्रोध। शिशु के प्रति सहानुभूति एवं प्यार से किस पर? सहानुभूति और प्यार में तो क्या होगा? अनुराग ही होगा बस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुराग। क्वेश्चन नंबर 29, बालक की किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? अच्छा प्रश्न है ये। तो देखो, जब बालक किसी चीज को पाना चाह रहा है और उसे वो चीज प्राप्त नहीं हो पाती है, तो उसमें कुंठा या भगनासा उत्पन्न हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कुंठा। क्वेश्चन नंबर 30, बालक के संवेगात्मक विकास से तात्पर्य है? बालक के संवेगात्मक विकास से क्या तात्पर्य है? संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करना, सही बात है। ग्रहण की गई सूचनाओं पर चिंतन करना, यह भी सही है। चिंतन के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, यह भी सही है। आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आज हमने कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व किया है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के रूप में आप बता सकते हैं। अगर आपकी कोई और भी आवश्यकता है कि किस प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाई जाए, ठीक है, तो आप बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग सार्थक कोचिंग क्लासेस।